एवरीवन, शमशाद हियर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टू रीच आउट 3 सेट ऑफ पीपल। पहले तो वो हैं कि जो अभी पीटी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो उनको फॉर्मल कोचिंग नहीं मिला है और सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किए हैं, कई बार पढ़ चुके हैं और उनको नहीं पता कि कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे इतनी वास्ट जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए और उसके एक्चुअली जो इतने फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन हैं उसको कंसोलिडेट किया जाए। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस किया जाएगा। ये एक सेट ऑफ मे बी 40-50 वीडियोज़ होंगे 15-20 मिनट के। तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी प्लस कैसे एक्चुअली हम जाकर एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे PYQ बेस्ड। दूसरा वो सेट ऑफ कैंडिडेट हैं कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं और सर्विस में हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो अपना सर्विस इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, स्टीम बनना चाह रहे हैं, बट उनका पीटी नहीं हो पाता, 2-4 मार्क्स से रह जाता है। तो वो क्या क्या मेन पॉइंट हैं कि जिसको ये एक एक्चुअली रैपिड रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है ज्ञान सेतु एकेडमी का। तो मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो 50 डेज़ का प्रोग्राम है, तो उनको लिए रिकमेंड करूँगा जिनके पास कम टाइम है कि अच्छा उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वो तो फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली पेड प्रोग्राम है। तो वो हो गए। थर्ड सेट है कि जो यूपीएससी में ऑलरेडी पहले यूपीएससी दे रहे थे और यूपीएससी में उनका पीटी स्ट्रॉन्ग है और जब अभी वो स्टेट में फोकस करना चाह रहे हैं, या तो अटेम्प्ट की वजह से या उनको जल्दी से सर्विस चाहिए, तो और स्टेट का पीटी नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग कि यूपीएससी का स्ट्रेटजी अलग है, स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। या दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि यूपीएससी का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जाके केवल मे भी 15 दिन की पढ़ाई करके स्टेट दे दिए, तो नहीं हो पाता है, 2-4 मार्क्स रह जाता है। तो उनके लिए भी ये सीरीज में भी बेनिफिशियल होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि करें, और अगर पॉसिबल हो तो वो पेड जो पे करके, नॉमिनल फ़ी है तो पे करके अगर वो प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो और अच्छा रहेगा। थर्ड है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं ज्ञान सेतु एकेडमी पे, तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे केवल 25 टेस्ट हैं, 25 वीडियो के थ्रू पूरे सिलेबस को कवर करना है, जो नियर इम्पॉसिबल है कि हम सब कुछ ज़्यादा डिटेल कवर कर पाएँ। तो उनके लिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं PYQ क्वेश्चन को सेक्शन वाइज उठाऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे उसको कवर करें। उसके बाद वो कवर करने के बाद फिर से उनको शायद 48 आवर्स का टाइम मिल रहा है, तो उस ड्यूरेशन में उसको कवर करें। उसके बाद जाके जब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देते समय रिकॉल करने की उनको कोशिश नहीं करना है। उनको ये कोशिश करना है कि कैसे जो भी उनके पास आइडियाज़ है या इन्फॉर्मेशंस हैं जो आज तक पढ़ाई किया है, तो उस आइडियाज़ को यूज करके कैसे वो 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करके एटलीस्ट 2 एलिमिनेट हो जाए सेफली। उसके बाद 2 में सेफ जो राइट आंसर्स हैं उसको वो टिक कर पाएँ, क्योंकि पूरा टेस्ट का यही अप्रोच होना चाहिए। वहाँ पे आप वो फैक्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो इतना आप समझ जाएं कि स्टेट का अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस में आप गए, हर एक क्वेश्चन में से 2 से 3 फैक्ट हो सकते हैं। तो आप समझ लें कि, और ये PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। PYQ बेस्ड लार्जली क्वेश्चंस होते हैं स्टेट में, ऑलमोस्ट 80-90%। तो हर एक फैक्ट नहीं याद कर सकते। और वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक, अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन अगर आप अप्रोच शायद अलग किए होते, वो 4-5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे, जो आपको 50-40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अगर आपने जो नॉर्मल गलत नहीं होना चाहिए था उसको आपने गलत कर दिया है, या जो लार्जली गलत करते हैं उसको किसी तरह से अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आप उसको सही कर ले रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर्पज़ यही है, पर्पज़ ये नहीं है कि 150 मार्क्स है या 160 मार्क्स है आउट ऑफ 200। पर्पज़ ये है कि अगर कट ऑफ 100 है तो आप 102 पे हों, 100 क्रॉस किए हों। अगर 130 भी है तो आप 130 क्रॉस किए हों।
ये नहीं देखना है कि अच्छा पेपर इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे है, मतलब इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। जब एग्ज़ाम में बैठे हुए तो उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, टेस्ट दे रहे हैं तो क्या अप्रोच होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या आपका अप्रोच होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, ये प्रोग्राम है। ज्ञान सेतु 50 डेज़ प्रोग्राम है। उसके अलावा इस 50 डेज़ प्रोग्राम में ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पॉलिटी होगा। और मे भी अगर टाइम परमिट करेगा तो ये ज्योग्राफी और पॉलिटी टाइम परमिट करेगा थोड़ा सा, इसमें भी मैं कुछ क्लासेस ले लूँगा। उसके बाद हो सकता है कि GS2 के कुछ अप्रोच पे बात करूँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि अच्छा क्या इसमें है। तो ये वीडियो एक्चुअली हम उन्हीं के रिगार्डिंग बना रहे हैं कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके, और चूँकि ये एक्सेसिबल होगा सबके लिए तो मे बी बेनिफिशियल होगा। तो आप अगर नहीं ज्वाइन कर सकते, इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 लोग मिलके एक साथ कर लें ज्वाइन करके, और किसी तरह से पर्पज़ ये है कि अच्छा मैक्सिमम लोगों को तक रीच करे और सब मैक्सिमम को बेनिफिट करे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ज्योग्राफी अगर हम कवर करेंगे तो ज्योग्राफी में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। तो एक तो कंसेप्चुअल पार्ट हो गई। कंसेप्चुअल में कुछ भी, जैसे मान लिया अगर हम क्लाइमेट वाला क्लाइमेट वाले पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर हम मानसून पे चले गए। मानसून में एक तो नॉर्मल चीज़ें होती है जो सब कोई पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ थ्योरीज़ हैं या जो कंसेप्चुअल पार्ट है जिस पे क्वेश्चन बन जाता है सर्टेन रीजन में, तो कई बार हम गलत कर देते हैं। तो उसको देखेंगे क्या चीज़ है। मानसून से ही, अगर मानसून को समझने में एक और टर्म आता है कोरलिस फोर्स, उसको देखेंगे कि क्या चीज़ है। उस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनडायरेक्टली उसका यूज है इसको साइक्लोन को भी समझने में। उसका अगर ओशियन करंट समझ रहे हैं तो उसमें भी आपको कोरलिस फोर्स का यूज हो जाएगा। अब मानसून की बात कर रहे हैं तो मानसून और साइक्लोन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है या कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसी के साथ साथ और भी टर्म होते हैं जैसे एल नीनो हो गया या एल नीनो ला लीना, जो सदर्न ऑस्लेशन की बात करते हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे। जिसे ये मानसून से ही कनेक्टेड है, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडम जूलियन ऑस्लेशन है, ये भी टर्म आपने सुना होगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या होगा कि अच्छा वीडियो के थ्रू क्या करने वाले हैं कि अच्छा किस टाइप के, किस सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है UPPCS में। तो उस क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे कि कितने टाइप के हैं। थर्ड चीज़ है कि जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अली अगर ज्योग्राफी में चले गए तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को कैसे हम कंसोलिडेट करें, क्योंकि अगर कंसोलिडेट नहीं किए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उसको हम रिवाइज कर पाएँ और वो वहाँ पे एग्ज़ाम में उसको यूज कर पाएँ। तो हम देखेंगे और कैसे ये इसको फैक्ट को कंसोलिडेट करना है। तो मे भी हम रियल लाइफ कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ हो सकता है कि मतलब अपने हम सोसाइटी के पार्ट हैं ना, सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइपिंग होती है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, हो सकता है हम उस नॉर्म्स को भी यूज करेंगे यहाँ पे। पर्पज़ ये नहीं है कि उसको नॉर्मलाइज करना, पर्पज़ ये है कि हम उस नॉर्म्स को अगर ऑलरेडी सोसाइटी में है, हम उसके बारे में डेली सुनते रहते हैं, तो अगर हम कहीं पे यूज कर दिए अपना फैक्ट या डाटा को कनेक्ट करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि वो हार्मफुल होगा। तो हम उस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम रेगुलर बात करते रहते हैं कि अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट का, और आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हम बात तो करते हैं, लेकिन रियल मतलब जो एफर्ट लेते हैं वो क्या होता है, मतलब उसका रियल इम्पैक्ट तो लार्जली जीरो होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर मान लीजिए हम चले गए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, उसमें आर्टिकल होता है, पूछ दिया कि अच्छा पावर, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पावर के कंटेक्स्ट में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, तो उनके पावर कहाँ पे किस आर्टिकल में, तो 243। अब इसके बाद आगे वाला आपको मुश्किल होता है कि अच्छा कैसे याद रखना है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं वुमेन का, एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के और
आपको पता भी है कि चाहे ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वहाँ पे हम कई स्टेट 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं, कुछ ये 33% है, 1/3, सॉरी नॉट 33%, 1/3। तो ये वहाँ से हम क्या करते हैं फैक्ट को, तो एक्चुअली हम यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये जी है। अब जी को अभी मैं याद करने को बताता हूँ कि कैसे वो जी है। और दूसरा एक और, जब हम अर्बन लोकल बॉडी में 243 डब्ल्यू है। तो ये जी आपको पता है ना, वुमेन से रिलेटेड है, ये गर्ल्स हो गई, ये वुमेन हो गई। और यहाँ पर भी आपको पता ही है कि कैसे हम पावर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए कि अच्छा पावर देना है आपको। पता होगा कि शेड्यूल 11 में लिखा हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और शेड्यूल 12 में लिखा हुआ है पंचायती राज वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्या क्या उनको पावर देना है। लेकिन रियल सेंस में वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर नहीं कर रहा है। वो बोल दिया कि स्टेट मतलब कंडीशन लगा दी है कि अच्छा स्टेट देगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, स्टेट देगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली अपना जो भी एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वो लार्जली यही होती है कि हम सामने से दिखा देते हैं कि अच्छा एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि जो नियर इम्पॉसिबल रहता है। अभी आप जैसे देखे थे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पर भी कुछ इफ एंड बट लगा दिया गया। ठीक है। और तो जस्ट मैं अब यहाँ पे मैं क्या कन्वे करना चाह रहा था, कन्वे ये करना चाह रहा था कि यहाँ पे सर्टेन सोशल नॉर्म है या सोशल अप्रोच है, और एक्चुअली हम उसी सोशल अप्रोच को हम यूज कर लिए मेमोराइज करने के लिए। जैसे 243G ये पावर हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। यहाँ पे पावर की क्या क्या उनको अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी है, पावर क्या क्या होगा, यही आर्टिकल बोलता है, जिसके कंटेक्स्ट में हम शेड्यूल 11 की बात करते हैं। 29 आइटम्स इनको ट्रांसफ़र किया गया है ना, तो इसी में किया गया है। वैसे तो ये गर्ल्स से हम कनेक्ट कर दिए। वैसे 243W तो ये वुमेन से कनेक्ट कर दिए, और ये हो गया अर्बन लोकल बॉडी। तो बस ये मैं कन्वे करना चाह रहा था कि अच्छा हम ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक यूज करेंगे कि जिससे ये फैक्ट्स मेमोराइज करना इजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। और अच्छा हाँ, तो इसमें एक तो हम यूपीपीसी से क्वेश्चंस की क्या है, दूसरा चीज़ कैसे कंसोलिडेट करना है, हम इसका बात कर लिए। थर्ड चीज़ है कि क्या क्या उसमें हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या उसमें से नोट्स बनाना है, क्या बार बार रिवाइज करना है। तो अभी हम देखेंगे कि चाहे रिवीजन क्या होगा, नोट्स में क्या होगा, तो वो चीज़ के बारे में। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना इसमें जो पीवाईक्यू बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड 365 पीवाईक्यू 365 जो प्रोग्राम चल रही है, उसके क्वेश्चन को हमको कैसे यूज करना है, क्योंकि हम इसी के थ्रू ये वीडियो एक्चुअली सप्लीमेंट्री है उस वाले प्रोग्राम का। तो हम बहुत सारे उसके मतलब उस क्वेश्चन के बीच में बिहाइंड आइडियाज़ क्या है वो हम इन वीडियोज़ के थ्रू एड्रेस करेंगे। उसके बाद हम वो भी डील करेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक है हम ऑलरेडी बात कर लिए। ठीक है। मिसकंसेप्शन भी होता है कई बार प्रिपरेशन में, तो उसके बारे में भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरे को कई लोग कॉल करते हैं जो इवन सेलेक्टेड हैं या जो इनिशियल प्रिपरेशन फेज में हैं, तो उनका एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि अच्छा मुझे चीज़ें याद नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने सही से उसका राइट टू वे में अप्रोच नहीं किया, शायद वो इशू है। दूसरा चीज़ होता है कि अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट, तो जैसे मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि अच्छा पॉलिटी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे वीक है, इकोनॉमी मान लीजिए बोल दिए कि बहुत वीक है। मैं पूछता हूँ अच्छा पॉलिटी में अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या मार्क्स आता है, तो बोलते हैं कि अच्छा 80 मार्क्स। बहुत वीक है तो उसमें कितना आता है, 60 मार्क्स। तो एक्चुअली ये वीक और स्ट्रॉन्ग का पैरामीटर ही नहीं है। एक्चुअली अगर ऐसा होता कि अच्छा आपका इसमें 60 आ रहा है, इसमें 160 आ रहा है, तो ये वीक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आते हैं 160 मार्क्स 170 मार्क्स मतलब सेक्शन टेस्ट में आने चाहिए। ठीक है ना। तो हम एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप
सेल्फ हार्मिंग एक मिसकंसेप्शन रखे हुए हैं कि अच्छा ये स्ट्रांग है या मेरा ये वीक है। स्ट्रांग में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक्चुअली वहाँ पर भी वो स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा चीज़, वीक का ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप हमेशा अपने को पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये बीइंग पॉजिटिव इज़ द ओनली वे टू क्रॉस जो भी कट ऑफ लिमिट है ना। सबको यहाँ पे कट ऑफ लिमिट के नीचे रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंस होती है, ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन का। और ये 3 से 4 क्वेश्चन कितने में आप ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चन आपने गलत किया है, उसमें से यही 3 से 4 क्वेश्चन आपको सही करना है, जिससे आप क्रॉस कर जाएंगे जो भी कट ऑफ लिमिट है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये केवल बीइंग पॉजिटिव ये अचीवेबल है, ये 3-4 क्वेश्चन क्रॉस कर ले। दूसरा चीज़, अभी हम टेस्ट के थ्रू इसी पे फोकस करना है। ये पूरा टेस्ट का पर्पज़ यही है, या आपका अभी से प्रिपरेशन का पर्पज़ यही है कि ये जो 5 से 7 क्वेश्चन हैं कि जो गलत नहीं होने चाहिए था, उसको गलत होने से बचाना है, उसको सही करना है। क्योंकि अगर 7 आपने सही कर दिया, स्पेशली यूपीएससी में सबको ये लगभग कट ऑफ के 5 से 10 मार्क्स नीचे रहता है। अगर जो जितने सीरियस लोग हैं जो कट ऑफ क्लियर कर दिए इट्स ओके, तो उनको भी यही 5 से 7 क्वेश्चन को पॉजिटिव लाना होता है, ठीक है। तो चलिए, पॉलिटी में भी हम वैसे ही सेक्शन वाइज एक तो ब्रॉडर ओवरव्यू जो उसके प्रिंसिपल्स हैं और क्या चीज़ें हैं, पॉलिटी को कैसे कवर करनी है, कौन से बुक रेफर करने हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या मेजर फिलॉसफी है, चूँकि इस पे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी में, अच्छे ऑप्शंस बनते हैं इस पे, तो हम उसको डील करेंगे। मेजर आइडियाज़ क्या हैं कि जो अपने पॉलिटी जो स्पेशली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है, तो उसके बारे में हम डील करेंगे। कोर जो फिलॉसफीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में डील करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, कैसे याद करना है, उसके पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट, इस पे हर साल 3 से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। कई बार हम 1-2 गलत कर देते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। हम इस पे अभी देखेंगे कि कैसे करना है उसको। फिर से उसके अलावा कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसको कंसोलिडेट करना है, कुछ जजमेंट है, केस स्टडी है, ठीक है ना, कुछ स्टोरी हम इसमें बात करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे वैसे ही, उसके बाद इवेंट्स क्रोनोलॉजी बताएंगे, उसके थ्रू हम ये डाटा को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे इस पे आ जाएं, PYQ। फिर से PYQ कैसे पढ़ना है, PYQ का क्या मतलब अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कैसे डील करना है, हम उसको डील करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री, अब चूँकि मेरा बैकग्राउंड यही है साइंस, तो जब साइंस बैकग्राउंड है तो मे भी कई बार जब बैकग्राउंड वही रहता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उन तक सिंपल करके इस क्वेश्चंस को डील करने का। तो और चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें याद है अपना गांधी का 7 सिंस के बारे में। उसमें एक सिन है कि प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, तो एक्चुअली उसके बारे में थोड़ा सा इस पर बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे क्या होगा ना कि बहुत सारे फैक्ट डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए हम कुछ ऐसे टर्म यूज करेंगे कि जो शायद राइट नहीं है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टीरियोटाइपिंग है या सर्टेन नॉर्म्स हैं कि जो दूसरों को नीचा दिखाता है जेंडर बेसिस पे या कास्ट बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे, तो वैसे चीज़ों को हम यूज ना करें। लेकिन चूँकि ऑलरेडी सोसाइटी का पार्ट है और हम लोगों के डेली लाइफ में लार्जली हम जानबूझ के या इन अनजाने में यूज कर लेते हैं। क्योंकि हम यूज ऑलरेडी करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसे टर्म को, वैसे स्टीरियोटाइपिंग को हम कनेक्ट करने के, केवल फैक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप पॉलिटी में आप देखते होंगे कि कलर कोडिंग होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टार और नॉन स्टार, शॉर्ट नोटिस या प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस, याद है ना आप जब पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कई बार यहाँ पे यूज कर देता हूँ कलर का कि अच्छा
वहाँ पे एक तो वाइट कलर होता है, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है येलो और फोर्थ है पिंक। तो लार्जली ये स्टेरियोटाइपिंग ही है, पिंक वुमेन से कनेक्टेड है। और हम कई बार बोल देते हैं कि अच्छा वुमेन शॉर्ट टेम्पर है, वो किसी को सुनती नहीं है। तो सुनती नहीं है मतलब उनको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट नोटिस के लिए आपको पता है पिंक कलर यूज किया गया। तो हम कई बार मैं मतलब जब पढ़ाता रहता हूँ तो बोल देता हूँ अरे ये तो पिंक है, मतलब ये शॉर्ट नोटिस। तो अब शॉर्ट नोटिस याद हो जाएगा, मतलब जैसे पिंक को वुमेन से कनेक्ट कर दिए। और चूँकि वुमेन मतलब कि देखिए अब फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्टेरियोटाइपिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन जस्ट टू मेमोराइज दिस कलर की अच्छा पिंक है शॉर्ट नोटिस के लिए, ठीक है। और इसके बाद येलो आपको पता है कि अच्छा ये प्राइवेट मेंबर के लिए होगा। ग्रीन फिर से ग्रीन सिग्नल मतलब यानी आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन मतलब ये स्टार जो क्वेश्चन है उसके बारे में होगा, ठीक है ना, ये नॉन स्टार के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे और एक और एग्जांपल अगर ले लें, मतलब स्टेरियोटाइपिंग का बोल रहे हैं या पैट्रियार्की का बोल सकते हैं कि याद है एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आंट बाइट करती है तो उसमें कौन सा एसिड है। तो हम मतलब एक्चुअली बचपन में तो हम ये वाला आंट और ए यू या एन टी वाले में हमेशा कंफ्यूज रहता था, ठीक है। तो ये फर्मिक एसिड है और मेथनोइक एसिड इसी का नाम है। तो हम कई बार फर्मिक एसिड मेथनोइक एसिड ना बता के मतलब आंट को फीमेल से कनेक्ट कर दिए कि अच्छा फीमेल महिला बोल देते हैं जस्ट याद करने के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूँकि इससे अगर हेल्प कर रहा है एग्ज़ाम में, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अक्सर स्पेशली बिहार के पेपर में या इवन यूपी पेपर में ये क्वेश्चन रहता है कि अच्छा जो आंट बाइट कर रही है तो उसमें कौन सा एसिड है। तो आपको अब शायद याद रहेगा कि अच्छा फॉर्मिक एसिड है, उसी को मेथिनोइक एसिड अगर केमिकल मतलब ये जनरल नेम हो गया, ये केमिकल नेम हो गया मेथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मतलब चीज़ें यूज करेंगे हम उसको एड्रेस करने के लिए। अब चले हम कई बार हम आगे वीडियो में, पीछे वीडियो में हमने कई बार बात किया कि अच्छा फैक्ट को कंसोलिडेट करने का। तो देखिए ये एक फैक्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेट में यूपीएससी में भी पूछ चुका है, स्टेट में भी पूछता रहता है कौन कौन G20 के मेंबर्स हैं।